हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एचएम का एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजंस पूछे गए थे। और उसमें क्या पूछा गया था? डायरेक्ट आर्टिकल्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो हमारी एजुकेशन है या एजुकेशन के ऊपर जो भी लॉज बनाए जाएंगे उसे कौन सी सूची में रखा गया है? तो देखिए, ये रखा गया है आपकी समवर्ती सूची में। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 3 तरह की लिस्ट होती हैं। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसे आप कहते हैं संघ सूची। दूसरी होती है आपकी राज्य सूची और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची, जो कि आपकी ये वाली है। संघ सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य में राज्य कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद होता है इसको लेके, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है जी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एजुकेशन किस में आता है? आपका समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। इनिशियली एजुकेशन वाज इन द प्रोविंशियल और स्टेट लिस्ट। जो एजुकेशन था वो 1976 से पहले किस में था? आपकी स्टेट की लिस्ट में आता था। लेकिन 1976 में एक संशोधन हुआ जिसे कहते हैं हम संविधान का 42वां संविधान संशोधन। इसे ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी। आपके मौलिक कर्तव्य किसके अनुसार ऐड हुए थे? संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अनुसार ऐड हुए थे। और इसी संशोधन के अनुसार आपकी जो शिक्षा है उसे किस में कर दिया गया? समवर्ती सूची में। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी ने आई थिंक RTE 2009 पढ़ लिया होगा। ठीक है, लेकिन RTE 2009 ये एक व्यवहारिक रूप देने के लिए किसको? संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसे अगर हिंदी में कहें तो 21 का जोड़ा गया था। और उसमें क्या कहा गया? राज्य 6 से 14 वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करेगा। ये किस में कहा गया था बच्चों? 21A में। अब यहां पर एक बात याद रखना, संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 पूरा पढ़ लेना। इसमें सारे आपके मौलिक अधिकार आ जाते हैं 12 से 35 तक। 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक पढ़ लेना। सारे मौलिक अधिकार पढ़ के जाना। चलो एक क्वेश्चन बताओ, जो छुआछूत है उसका अंत कौन से आर्टिकल के अनुसार किया गया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों। तो फंडामेंटल राइट्स जरूर पढ़ के जाना। ठीक है जी, देखो अब मैं अगर इस पॉइंट को क्लियर करूं, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ था? आपका 2002 में। और इसके अनुसार ही कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ? 21A। ठीक है जी, देखो आगे चलते हैं, आगे इसको और क्लियर करता हूं। अब ये जो 21A ऐड हुआ, इसी को ही प्रैक्टिकल शेप देने के लिए, व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित हुआ। ठीक है जी, और ये लागू कब से हुआ? ये आपका लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। यानी कि 6 से 14 वर्ष का जो एज ग्रुप है, इनको राइट दिया गया कि आपका ये राइट है कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। इसी के साथ साथ जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये पेरेंट्स की ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एज अ पेरेंट और गार्जियन। इसके तहत क्या हुआ? संविधान का जो भाग 4 है, संविधान का भाग 4 है, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और वो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? वो आपका यही वाला था जो मैं अभी आपके सामने ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाली जो पढ़ रहा हूं, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी पेरेंट्स का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, उसकी अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड कराएं। ठीक है जी, दोबारा बता रहा हूं, ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में 86वें संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है जी, बढ़े आगे हम। चलिए आगे चलते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, शिक्षा के समान अवसर, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है आपके 29 सेकंड में, 29(2) में क्या कहा गया है?
It has been arranged that on the basis of caste, religion, language, etc., no person can be stopped for admission in an educational institution. यानी कि जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार, भाषा के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्था में प्रवेश के लिए नहीं रोक सकते। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 29(2) में। समझ गए जी? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर इन सबको नोट कर लीजिए। और एक चीज और, जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे अपना नाम लिख के, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे और कोई भी केवीएस की अगर हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? प्रोविजन फॉर केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स। अब 6 से 14 साल का जो एज ग्रुप है इसकी बात तो हमने कर ली, लेकिन इससे जो पहले वाला है यानी कि जो 6 साल से पहले का बच्चा है, जो कि आपका टॉपिक भी गिवन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उनका क्या होगा? तो बच्चों उनके लिए अनुच्छेद 45 में प्रोविजन किया गया है। क्या किया गया है? राज्य सभी बच्चों को जब तक वो 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें बाल्य व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? तो ये ड्यूटी है बच्चों स्टेट की, राज्य की ड्यूटी रहेगी। और ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 45 में, आर्टिकल 45 में। बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको नोट करा रहा हूं ये सारे आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी एचएम के पेपर में पूछे जा चुके हैं और सिलेबस आपको पता है बिल्कुल सेम था। तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, ये छोटी सी वीडियो है और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर अप हो जाएंगे इसमें। ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एजुकेशन, अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा, इसके लिए क्या प्रोविजन किया है? तो संविधान के अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक व आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का उत्तरदायित्व राज्य को दिया गया है। अगर हम एससी एसटी एजुकेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 46 के तहत ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स की गई है? ये है आपकी राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? इतने ही क्वेश्चन बनेंगे और इसी तरह से हो सकता है आपसे आर्टिकल पूछ लें या फिर आपसे ये पूछ ले कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है। ठीक है जी? अब देखिए बात करते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन की, यानी कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यकों में आपको पता है आपके मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, ये सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं। अब इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो इनके लिए बच्चों ये प्रोविजन किया गया है कि ये धर्म तथा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जैन स्कूल होते हैं, ठीक है, या फिर उर्दू मीडियम के स्कूल होते हैं, तो वो लोग अपने शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। और ये कौन देता है इनको? ये अनुच्छेद 30 कहता है। ठीक है जी? और हाँ, ये यहां पर अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं इसमें। लेकिन मान लीजिए इन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन खोला है तो ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई 14 वर्ष से कम उम्र का है तो वहां पर वो किसी बच्चे से काम कराने लगे, वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये यहां पर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहां पर आर्टिकल 28 आपका ये कहता है कि जो भी स्कूल है और जिसे फंड कहां से मिल रहा है, पूरा का पूरा स्टेट से मिल रहा है या सेंट्रल से मिल रहा है, वो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और वहां पर अपनी धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। क्योंकि इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं इन्हें गवर्नमेंट क्या देती है? अनुदान देती है, यानी कि कुछ राशि अपनी तरफ से देती है ताकि इन कम्युनिटीज को बढ़ावा मिले। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा में शिक्षा, एजुकेशन इन द मदर टंग, ये कौन कहता है? संविधान का अनुच्छेद 350(a) कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है। यानी जो शिक्षा है वो किस में होनी चाहिए? वो मातृभाषा में होनी चाहिए। और ये उत्तरदायित्व किसको दिया गया है? ये आपके राज्यों को दिया गया है। मान लीजिए कोई तमिलनाडु के लोग हैं तो उनकी मातृभाषा तमिल है, तो उनकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो तमिल भाषा में होनी चाहिए। तो वही लोग, जो उनका स्टेट बोर्ड है, वही उस तरह की बुक्स डेवलप करेगा,
वही वहां पर स्कूल ओपन करेगा और मातृभाषा में वहां के लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है जी, ये किस में कहा गया है? 350 ए में कहा गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी जो है अभी तक हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब होता है जितने भी हमारे प्रशासनिक कार्य हैं वो कौन सी भाषा में होंगे? वो राजकीय भाषा में होंगे। वो कौन सी? आपकी हिंदी। और ये किस में कहा गया है? संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया है। अब आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिलेगा? हमारा संविधान का 343 अनुच्छेद क्या कहता है? हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी भारत की राजकीय भाषा है। तो राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा अभी नहीं है हमारी हिंदी। सब राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इन आर्टिकल 351 जो 351 आर्टिकल है वो क्या कहता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन हिंदी लैंग्वेज हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो हिंदी की भाषा है उसके विकास के लिए, उसके प्रचार और प्रसार का उत्तरदायित्व किसको दिया गया है? ये सारा काम करेगी आपकी केंद्र सरकार। हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार हो, सब लोग हिंदी बोलें, इसके प्रचार और प्रसार का काम किसको दिया गया है? ये उत्तरदायित्व है आपका केंद्र सरकार का। ठीक है जी। सो बच्चों, आई थिंक इस छोटी सी वीडियो में मैंने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं। साथ के साथ जो भी आपके नेशनल कमीशन है ये भी पढ़ के जाना। अभी पता है पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि आपका जो कोठारी कमीशन है वो फेल हो गया था, वो क्यों हुआ था? तो मैं भी कोशिश करूंगा आपके ये टॉपिक कवर करने की, जो सारी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।